दोस्तों जरा सोचिए, बीते 12 साल में पहली बार ऐसा क्या हो रहा है कि सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। पहली बार छह मंत्रियों की कुर्सी हिल रही है। पहली बार उस सरकार को अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करने की मजबूरी आ रही है, जो अब तक कहती थी कि हम जिसे चाहे रखेंगे, हम जिसे चाहे हटाएंगे, हमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। लेकिन अब सवाल पूछे जा रहे हैं, अब जवाब मांगे जा रहे हैं। और जब जमीन पर ऐसी हलचल है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। देश भर में इस वक्त एक अंडर करंट साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप जमीनी हकीकत को महसूस कर सकते हैं तो आपको ये नाराजगी, ये आक्रोश, ये असंतोष हर तरफ साफ साफ नजर आ रहा होगा। और इसी असंतोष का परिणाम है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार की बातें जोर पर पकड़ रही है। अब 6 मंत्रियों के इस्तीफे की चर्चा है, अब नए चेहरों के आने की संभावना है, अब 4-5 मंत्रियों के मंत्रालय बदलने की बातें हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आज की बात बहुत गहरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सिर्फ नाम गिनना नहीं है, इसमें यह समझना है कि क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है और इसके मायने क्या हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार वाकई जनता की आवाज सुन रही है, या फिर वो पुराने अंदाज में रहेगी, या फिर एक सिद्धांत चलता है माई वे या हाईवे, यानी मेरा रास्ता या फिर निकल जाओ। ये जो रवैया है, ये जो अहंकार है, ये जो जिद है, ये सरकार के लिए आगे चल करके बहुत भारी पड़ सकती है। अब आइए सबसे पहले उन 6 नामों पर बात करते हैं जिनकी कुर्सी जाने वाली है। पहला नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके मंत्रालय में जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। पेपर लीक का एक के बाद एक मामला सामने आया है। नीट से लेकर के हर बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं तक धांधली की खबरें आ रही है। छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, और देश भर में एक ही मांग का गूंजना कि शिक्षा मंत्री को हटाओ। अब आप कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान संघ से आने वाले व्यक्ति हैं, 2 बार के सांसद हैं, ओडिशा से आते हैं, ओडिशा में डबल इंजन की सरकार है, उन्हें मंत्रिमंडल में रखना जरूरी है। लेकिन ये सब तर्क बेकार है। राजनीति इन तर्कों से नहीं चलती, राजनीति चलती है परसेप्शन से और परफॉर्मेंस से। और दोनों मामलों में धर्मेंद्र प्रधान बुरी तरह विफल साबित हुए हैं। परफॉर्मेंस इसलिए खराब है क्योंकि उनके कार्यकाल में पेपर लीक की संख्याएं इतनी बढ़ गई है कि अब गिनना भी मुश्किल है। और परसेप्शन इसलिए खराब है क्योंकि देश के युवाओं के मन में उनका नाम अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्ज हो चुका है जिसने उनके सपनों को कुचला है, उनके भविष्य को अंधेरे में धकेला है। अब अगर इन्हें फिर भी रखा जाए तो यही माना जाएगा कि सरकार माई वे या हाईवे वाले सिद्धांत पर चल रही है। दूसरा नाम है हरदीप पुरी। इनका मामला भी बहुत दिलचस्प है। परफॉर्मेंस अपनी जगह कमजोर है। पेट्रोलियम और शहरी विकास के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिखती। स्मार्ट सिटी का सपना अधूरा है। तेल की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात परसेप्शन को लेकर के है। हाल ही में जब एक अंतर्राष्ट्रीय मामले में उनका नाम जुड़ा जिसमें कुछ संदिग्ध मुलाकातों का जिक्र हुआ, तो विपक्ष ने इस मुद्दे को पकड़ लिया। उन्हें मजबूर होकर के स्वीकारना पड़ा कि हाँ, वो मुलाकात हुई थी। अब इतना ही काफी है किसी राजनेता की छवि को धूमिल करने के लिए। अगर सरकार की जरा भी जनता के सामने जवाबदेही है तो हरदीप पुरी का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन अगर वही पुराना अंदाज रहा तो वो भी कुर्सी पर बने रह सकते हैं। तीसरा नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। इनका मामला अलग है। ये कांग्रेस से आए थे। इन्होंने राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ खूब बयानबाजी की, लेकिन ज़मीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा बीजेपी को इससे नुकसान ही हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी अब वो चेहरा बन चुके हैं जिनके खिलाफ बेबुनियाद बयानबाजी करने से सिंपथी वोट उनके पक्ष में जाने का खतरा रहता है। भले ही लोग राहुल गांधी को वोट न देना चाहते हों, लेकिन उन पर निजी हमले करने वालों को वो माफ नहीं करते। इसीलिए रवनीत सिंह बिट्टू की उपयोगिता अब बीजेपी के लिए खत्म हो चुकी है। और साथ ही पंजाब में चुनाव आ रहा है जहां उन्हें जमीन पर भेज करके पार्टी का काम कराया जाएगा। चौथा नाम है पंकज चौधरी। इनके साथ कोई परफॉर्मेंस या परसेप्शन की समस्या नहीं है, बल्कि इन्हें इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि इन्हें यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले। इसीलिए पार्टी चाहती है कि वो पूरा समय यूपी में दे, जमीन पर काम करे, संगठन को मजबूत करे। अब बाकी मंत्रालय बाद में मिल जाएगा, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो। पांचवा नाम है हर्ष मल्होत्रा। इनके साथ भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इन्हें दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, इसीलिए मंत्रालय छोड़ना पड़ रहा है। दिल्ली में स्थिति अच्छी नहीं है, रेखा गुप्ता संभाल नहीं पा रही है, केजरीवाल की पार्टी फिर से उठने की कोशिश में है। इसीलिए हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली में भेज करके सरकार और संगठन की कमान संभालने को कहा गया है। छठा नाम है जॉर्ज कुरियन। ये केरल से आते हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका है, केरल के चुनाव भी हो चुके हैं और बीजेपी को वहां से कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अगर केरल में कुछ बढ़त मिली होती तो शायद उन्हें रिपीट किया जाता, लेकिन
अब उनका मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई औचित्य नहीं बचता है, इसीलिए उनकी विदाई तय मानी जा रही है। जरा सोचिए ये दृश्य, ये जो छात्रों का आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है, ये जो परिवारों का दर्द सामने आ रहा है, यही वो दबाव है जो सरकार को मजबूत कर रहा है कि वो कुछ बड़े फैसले ले। अब बात करते हैं उन नामों की जिनकी एंट्री हो सकती है। सबसे चर्चित नाम है शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, मोदी सरकार में आर्थिक सलाहकार रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े फैसलों में इनकी अहम भूमिका रही है। अब इन्हें वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि निर्मला सीतारमण को इस पद से हटाया जाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बीजेपी के पास अपने पढ़े लिखे अनुभवी राजनेताओं की इतनी कमी है कि उन्हें बाहर से नौकरशाही से लोगों को लाना पड़ रहा है? यह अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। यह दिखाता है कि एक राजनीतिक पार्टी के पास अब अपने काबिल राजनेता बचे ही नहीं हैं। और जब काबिल राजनेता नहीं होंगे तो जो लोग आएंगे वो सिर्फ ऊपर के निर्देशों पर काम करेंगे। उनकी अपनी कोई राजनीतिक समझ नहीं होगी, अपनी कोई जनाधार नहीं होगा, अपनी कोई स्वतंत्र राय नहीं होगी। यानी मंत्रालय चलाएगा कौन? जवाब है कि वो लोग जो ऊपर बैठे हैं, और मंत्री सिर्फ रबर स्टैंप का काम करेगा। दूसरा नाम है वीडी शर्मा। ये मध्य प्रदेश से आते हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उस पद से हटा दिए गए हैं, इसीलिए इन्हें कुछ ना कुछ देना जरूरी है। कोई बड़ा परफॉर्मेंस या परसेप्शन का मामला नहीं है, बस गठबंधन में संतुलन बनाए रखने का मामला है। तीसरा नाम है तरुण चुग। इन्हें रवनीत सिंह बिट्टू की जगह लिया जा रहा है। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं और तरुण चुगे को वहां की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि पंजाब में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, उन्हें उधार की टीम पर निर्भर रहना पड़ रहा है। राघव चड्ढा और दूसरे पार्टियों से आए नेताओं के सहारे चलना पड़ रहा है। चौथा नाम है राघव चड्ढा या अशोक मित्तल में से एक। इन दोनों में से किसी एक को मंत्रालय मिल सकता है। राघव चड्ढा का नाम परसेप्शन के मामले में बेहतर है, लेकिन उनकी समोसा चटनी वाली पुरानी बयानबाजी अब परेशानी का सबब बन सकती है। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, बड़े व्यापारी हैं, ईडी के छापे पड़े थे और 10 दिन बाद ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब दोनों में से किसे चुना जाएगा ये सरकार का फैसला है। पांचवा नाम है श्रीकांत शिंदे। ये एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। यहाँ कोई परफॉर्मेंस या परसेप्शन का मामला नहीं है, बल्कि गठबंधन की मजबूती है। एकनाथ शिंदे के पास 6-7 सांसद हैं, उन्हें खुश रखना जरूरी है, इसीलिए डिप्टी सीएम पद के साथ साथ बेटे को मंत्री पद देने की भी मांग पूरी की जा सकती है। अब यहाँ एक मजेदार बात देखिए, बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन खुद अपने सहयोगियों के परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। बाप वहां मुख्यमंत्री या बेटा उप मुख्यमंत्री, बेटा यहाँ केंद्रीय मंत्री। ये कौन सा सिद्धांत है? ये कैसी राजनीति है? छठा नाम है संजय दीना पाटिल। ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सांसद थे, टूट करके बीजेपी में आ गए, अब उन्हें इनाम मिल रहा है। यहाँ भी कोई परफॉर्मेंस या परसेप्शन का मामला नहीं है, बस वफादारी का पुरस्कार है। सातवां और बहुत महत्वपूर्ण नाम है काकोली घोष। ये पश्चिम बंगाल से आती हैं, पहले ममता बनर्जी के करीबी रहती थी, लेकिन जब ममता का बुरा वक्त आ गया तो इन्होंने बागियों का अलग समूह बनाया। बीजेपी ने उन्हें एनसीपीआई पार्टी दे दी। अब खबर यह है कि एनसीपीआई का कायाकल्प होने वाला है, बड़ा कार्यालय, बड़ा संगठन, और काकोली घोष को पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, साथ ही मंत्री पद भी मिल सकता है। उनके पास 20 सांसद हैं, जो एनडीए के अंदर बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आठवां नाम है, बहुत दिलचस्प है, अरुण गोविल। ये उसी एक्टर का नाम है जो कभी राम का किरदार निभाते थे, अब राजनीति में आ गए हैं। इन्हें मंत्री बनाने के पीछे एक खास रणनीति है। हाल ही में मंदिर से कुछ चोरी की खबरें आई है, माहौल बना है, ऐसे में राम का चेहरा सामने रख करके एक भावनात्मक अपील की जा सकती है। 7-8 महीने के अंदर ये बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगेंगे। अगर सफल हुए तो ठीक, नहीं तो वनवास। अब बात करते हैं उन नामों की जिनके मंत्रालय बदले जा सकते हैं। सबसे बड़ा नाम है निर्मला सीतारमण का। इन्हें वित्त मंत्रालय से हटा करके शिक्षा मंत्रालय में भेजा जा सकता है। ये उनके लिए एक तरह का डिमोशन ही होगा, क्योंकि सरकार के 4 सबसे बड़े मंत्रालय होते हैं, वित्त, गृह, रक्षा और विदेश, और इन्हें इस टॉप कैटेगरी से बाहर किया जा रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय कोई आसान काम नहीं है।
ये गर्म तवा है। यहाँ छात्र सड़कों पर हैं, अभिभावक नाराज हैं, पेपर लीक की समस्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और इसके लिए चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो सुनने वाला हो, समझदार हो, संवेदनशील हो। क्या निर्मला सीतारमण वो जिम्मेदारी निभा पाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी छवि एक ऐसी मंत्री की रही है जो सुनने से ज़्यादा बोलती हैं और कई बार उनके बयान विवादों में रहते हैं। याद कीजिए वो प्याज वाला बयान, या जब मंत्री के बारे में पूछा गया तो उनके जवाब, सब बातें परसेप्शन को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके साथ कोई बड़ा परफॉर्मेंस का मामला नहीं है। इनके मंत्रालय का नाम कितने लोगों को पता है, ये एक सवाल है। पहले इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला था, फिर टीडीपी के दबाव में वो उनके बेटे को दे दिया गया। अब सिंधिया जी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं, ये भी कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। बस असम की टोपी पहन करके तस्वीरें खिंचाने और जेब में प्याज रखने जैसी बातों तक सीमित रहते हैं। 2028 में मध्य प्रदेश में चुनाव है। मोहन यादव की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है, इसीलिए सिंधिया को कुछ बेहतर मंत्रालय देकर के मध्य प्रदेश में संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। तीसरा नाम है प्रहलाद जोशी। इनके पास नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, लेकिन इसमें भी कोई बड़ी उपलब्धि दिखाई नहीं देती है। हाँ, संसद में राहुल गांधी को टोकने में, नियम पुस्तिका निकाल करके तकनीकी बात करने में ये माहिर है, इसीलिए संगठन में इनकी कुछ उपयोगिता बनी हुई है। थोड़ा बहुत मंत्रालय का बदलाव हो सकता है, लेकिन इनकी पकड़ बनी रहेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे फैसले एक बात पर निर्भर करेंगे, और यह है कि सरकार जनता की आवाज़ कितनी सुनती है। अगर सरकार वाकई संवेदनशील है, अगर वो ज़मीनी हकीकत को समझ रही है, अगर वो लोकतंत्र के मूल्यों पर भरोसा करती है, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, हरदीप पुरी का इस्तीफा होगा, बड़े और साहसिक फैसले लिए जाएंगे। लेकिन अगर वही पुराना अहंकार रहा, वही माई वे या हाईवे वाला रवैया रहा, तो शायद कुछ छोटे मोटे बदलाव होंगे। धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी अपनी जगह बने रहेंगे, कुछ कमज़ोर नामों को बाहर करके पार्टी अपनी जिद बरकरार रखेगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये सरकार के लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकता है, क्योंकि जनता अब चुप नहीं रहेगी, क्योंकि छात्र अब बैठने वाले नहीं है, क्योंकि परिवार अब समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि देश अब जागृत हो रहा है। और जब देश जागृत होता है तो कोई भी सरकार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे रास्ता बदलना ही पड़ता है। इतिहास गवाह है कि जिन सरकारों ने जनता की आवाज को अनसुना किया, उनका हश्र क्या हुआ, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, चाहे कितनी भी ताकतवर रही हो, चाहे कितनी भी संसाधन उनके पास रहे हों, अगर जनता ने ठान लिया तो बदलाव जरूर आया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार इस चुनौती का सामना कैसे करती है। क्या वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है, या फिर समय की पुकार सुनकर के सही फैसला लेती है? क्या वो वाकई उन 6 मंत्रियों को हटाती है जिनकी विदाई की बात हो रही है, या फिर सिर्फ 2-3 कमजोर नामों को बाहर करके अपनी मजबूरी पूरी कर लेती है? क्या वो वित्त मंत्रालय जैसे बड़े पद पर किसी राजनेता को बैठाएगी, या फिर एक रिटायर्ड नौकरशाही को ला करके अपनी राजनीतिक कमजोरी का प्रदर्शन करेगी? इन सब सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि जो भी फैसले होंगे वो सरकार की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। अगर सही फैसले हुए तो सरकार अपनी छवि बचा पाएगी, अगर गलत फैसले हुए तो आक्रोश और बढ़ेगा और दूर तक जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये बात यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ सवाल आपके सामने छोड़ के जाते हैं। क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा? क्या आपको लगता है कि हरदीप पुरी का इस्तीफा होगा? क्या आपको लगता है कि निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय से हटाना सही फैसला होगा? क्या आपको लगता है कि बाहर से नौकरशाहों को ला करके मंत्रालय चलाना एक राजनीतिक पार्टी की कमजोरी दिखाता है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी का परिवारवाद का विरोध सिर्फ कांग्रेस के लिए है, अपने सहयोगियों के लिए नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हमें आपकी राय जानने में बहुत दिलचस्पी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इस विश्लेषण ने आपको कुछ नई जानकारी दी हो, अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई खबर, हर नया विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि सच्चाई जब फैलती है तो जागरूकता बढ़ती है, और जब जागरूकता बढ़ती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली बार किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, जय भारत।